फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ फिजिक्स के 232 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और बिना कुछ बोले सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई सभी पद्धति में एक समान होती है? तो ऑप्शन है मात्रा, ऑप्शन बी लंबाई, ऑप्शन सी क्षेत्रफल, ऑप्शन डी समय। तो इसमें जो है सभी पद्धतियों में एक समान होता है, समय होता है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने वीडियो में इसका कहा था क्वेश्चन मतलब कमेंट करने के लिए। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। और न्यूटन सेकेंड एसआई मात्रक है कार्य का, बल का, आवेग का और दबाव का। तो न्यूटन सेकेंड एसआई मात्रक है आवेग का। डायन प्रति वर्ग सेंटीमीटर मात्रक है प्रतिबल का। वाट मात्रक है शक्ति का। वाट सेकेंड मात्रक है कार्य का। और बल आघूर्ण का सेंटीग्राम से पद्धति में मात्रक होता है। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड होता है। और बल आघूर्ण का एसआई मात्रक की बात हो रहा था यहाँ पर। बल का एसआई पद्धति में मात्रक जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर पावर -2 होता है। और निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? सेकेंड, अर्ध सेकेंड, वर्ष। तो प्रति सेकेंड नहीं है और बाकी तीनों है। निम्नलिखित में से कौन लंबाई की इकाई है? तो वर्ष, अर्धवर्ष, प्रकाश वर्ष और मीटर स्क्वायर। तो प्रकाश वर्ष लंबाई की इकाई नहीं है, यह दूरी की इकाई है। और नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 0 में प्रकाश का वेग गुना 1 वर्ष। और लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है, याद रखेंगे, बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन लंबाई की सबसे छोटी इकाई है? तो फर्मी मीटर है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁷ जूल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। और नेक्स्ट अब देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। 1 जूल प्रति सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग प्रति सेकेंड। 1 एंगस्ट्रॉन मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जिसका मात्रक कार्य के समान होता है? तो बल आघूर्ण है। 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉन। और नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉन होता है। और यदि वेग समय लेखा चित्र समय अक्ष के समांतर हो तो त्वरण 0 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो आवेश जो है अदिश राशि है। और नेक्स्ट अब देखेंगे सदिश राशि। ताप, विद्युत धारा जो है सदिश राशि है। और सॉरी, फिर से इस क्वेश्चन को पर देखते हैं ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया। मतलब अदिश राशि जो है ताप है, आवेश और विद्युत धारा, उपयुक्त में से सभी जो है अदिश राशि है। और नेक्स्ट देखेंगे, एक पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तो पिंड का विस्थापन 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड का वेग समरूप है। और नेक्स्ट देखेंगे, किसी जहाज से एक ही साथ भिन्न भिन्न मात्राओं वाले 2 पिंड नीचे गिराए जाते हैं तो पृथ्वी के सतह पर दोनों पिंड एक ही साथ आएगा। और नेक्स्ट है, किसी समरूप वृत्तीय गति में चाल नियत और वेग परिवर्तनशील होता है। और बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। सेकेंड नियम से व्यंजन मिलता है। और थर्ड नियम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू रिएक्शन। और नेक्स्ट जो है, न्यूटन ने 3 ही नियम दिया था। और जेट विमान कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट विमान कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखेंगे, समरूप वेग से गतिशील खुली गाड़ी में बैठा एक आदमी गेंद ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद गिरेगी आदमी के हाथ में। और नेक्स्ट, किसी मोटर गाड़ी को घुमाना अधिक आसान होगा यदि स्टीयरिंग व्हील का व्यास अधिक हो। नेक्स्ट है, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड का कुल भार केंद्रित माना जा सकता है। और नेक्स्ट, सही कथन छांटिए। तो चाल व वेग दोनों में दिशा व परिणाम होता है। और गलत है।
और चाल के में केवल परिणाम व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होता है। यही क्वेश्चन सही है आंसर। और लेकिन अब फिर देख लेते हैं बाकी सी और डी। तो चाल धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य कुछ भी हो सकता है, ये गलत है। और वेग के परिमाण को चाल कहते हैं, तो ये भी गलत है। इसमें सही कथन छांटना बोला था, तो चाल में केवल परिणाम व वेग में परिमाण व दिशा होता है। तो इसका एक बार आंसर 1 मिनट थोड़ा सा चेक कर लें। और क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया जाता है तो वहाँ पर थोड़ा लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि है, तो संवेग जो है सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा और कार्य जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके तो x बराबर y होता है, y बराबर z होता है। और नेक्स्ट जो देखेंगे दोस्तों कि एक समान वृत्तीय गति में जो होता है त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है तो कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाएगा। और मोड़ पर सड़क या रेल की पटरी के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, इससे बैंकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन एक इसका लाभ नहीं है। वाहन अपेक्षाकृत अधिक चाल से मोड़ पर चल सकते हैं, वाहन सुरक्षित रहते हैं और फिसलते नहीं हैं, टावर को टूट फूट से बचाया जा सकता है और पेट्रोल की बचत होती है। तो आंसर इसका यही होगा, पेट्रोल की बचत होती है। और नेक्स्ट देखेंगे कि डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बे में यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति क्यों नहीं होती है। तो बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा न हो जाए जिससे बस लुढ़कने की संभावना होती है। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, केपलर ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, केपलर ने। बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा गया, सीजीएल लेवल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार एसआई में आने की प्रबल संभावना है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उनमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और भू स्थिर जियो स्टेशनरी उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, निर्वात में होता है। किसी वाहन का गति मापक यंत्र बताता है उसकी तत्क्षणिक चाल। और जब कोई ब्रह्म बल ना लगा तो हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है पृष्ठ के द्रव के पृष्ठ तनाव से। नेक्स्ट है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होता है, तो -273 डिग्री सी। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र बदल जाता है जब पिंड की आकृति बदल दी जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसे हैं जो दो सदिशों का गुणनफल होते हुए भी अदिश है, तो कार्य है। कार्य का व्यापक व्यंजन है Fs × cos थीटा है। कार्य का मान स्वतंत्र होता है बल लगने के समय से। निम्नलिखित में से कौन कार्य का मात्रक है, तो सभी है। अर्घ है, जूल है, वाट सेकेंड है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है, वाट है, अश्व शक्ति HP है, हॉर्स पावर जिसको कहते हैं अर्घ प्रति सेकेंड है। उपरोक्त में से सभी है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। और देखिए 1847 में बल्ब के आविष्कारक वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म अमेरिका के ओहियो में हुआ था। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार है थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। कब किया था, 1847 में किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब की तंतु जो बनाए में यूज किया था, टंगस्टन का यूज किया था, वही यूज हो रहा। और बल्ब में इनर्ट गैस भरा जाता है। और एक अश्व शक्ति का मान बराबर होता है 746 वाट। दो पिंडों के वेगों का अनुपात 1:4 है, उनकी गतिज ऊर्जाएं का अनुपात होगा 1:16 होगा। और किसी पिंड की मात्रा चौथाई करके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड का संवेग यदि दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 4 गुना हो जाएगा। और किसी पिंड के संवेग का मान यदि 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक ट्रक और एक कार के गतिज ऊर्जा का मान बराबर है
यदि उन पर ब्रेक द्वारा समान बल आरोपित किया जाए तो रुकने के पहले दोनों समान दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आयतन बराबर होता है मात्रा बटा घनत्व होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जिसकी इकाई नहीं होती? ऑप्शन है घनत्व, आयरन, आपेक्षिक घनत्व और मात्रा। तो आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर देखेंगे, उत्प्लावन बल बराबर होता है तो डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के। किसी द्रव्य में समान त्रिज्या वाले ठोस और खोखले गोले डुबाए गए हैं, उत्प्लावन बल का मान दोनों गोले के लिए समान होगा। एक प्लवमान वस्तु संतुलन में होती है जब वस्तु का भार बराबर विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे, वस्तु द्रव्य में पूर्णतः डूबकर तैरने के लिए आवश्यक है वस्तु का घनत्व बराबर द्रव का घनत्व। एक पिंड किसी द्रव में पूर्णतः डूबकर तैरती है, उसे थोड़ा नीचे विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वस्तु जिस स्थिति तक विस्थापित किया गया है वही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला गया है, बर्फ जब पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल क्या होगा? ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, इनमें से कोई नहीं तो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि बर्फ जब हम डालते हैं तो बर्फ उतना पानी विस्थापित कर देता है और बर्फ जब गलता है तो वही स्थान को वह भर देता है, जिसके कारण पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला गया, बर्फ जब पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। एक बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है, बर्फ की सतह पर एक लोहे की गोली रखी गई है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाए तो पानी का तल नीचे आएगा। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। और नेक्स्ट है मित्त केंद्र मीटा सेंटर है, झुकी अवस्था में विस्थापित द्रव्य के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली उदर्ग रेखा केंद्रीय रेखा को जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु। नेक्स्ट है प्लवमान वस्तु अस्थायी संतुलन की स्थिति में होती है जब मित्त केंद्र उसके गुरुत्व केंद्र के ऊपर होता है। यदि मित्त केंद्र गुरुत्व केंद्र के नीचे हो तो प्लवमान वस्तु विस्थापित करने पर और अधिक विस्थापित होता है। यदि मित्त केंद्र वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर ही तो वस्तु होती है अस्थायी संतुलन की स्थिति में। नेक्स्ट है पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? कमानीदार तुला। और पिंड का वह गुण जिसके कारण वह अपने रूप और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है तथा वह बल के हटते ही अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो प्रत्यास्था है। प्रतिबल की इकाई बराबर होती है दबाव के। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और समान लंबाई और पदार्थ के तारों की लंबाई में समान मात्रा द्वारा उत्पन्न परिवर्तन का मान त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ताप वृद्धि से प्रत्यास्था का गुण है घटता है। और तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कणों के अपनी माध्य स्थिति के पारित गति के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट अनुप्रस्थ तरंग के गमन की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के बीच कोण होता है तो 90 डिग्री होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? तो हवा है। अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यमों में और अनुप्रस्थ तरंगें जो है सभी माध्यमों में उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है ठोस और द्रव के ऊपरी सतह में। माध्य स्थिति के किसी एक और कण महत्तम संबंध विस्थापन कहलाता है आवृत्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। हर्ट्ज का मात्रक आवृत्ति होता है और तरंग अपसर्व इंफ्रासोनिक कही जाती है जब उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। यदि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो तो तरंग कही जाती है प्रासरक तरंगे कही जाती है। और 87 नंबर क्वेश्चन देंगे यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग
आधा हो जाएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर ध्वनि के वेग का मान महत्तम होगा? तब 5000 डिग्री सी पर। और ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो इस्पात में होता है, ठोस में होता है। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, गैस में होता है। ऑप्शन देखिए, ध्वनि का वेग सबसे कम होता है ठोस में, द्रव में, गैस में और पारा में। तो गैस में सबसे कम होता है। और नेक्स्ट, माध्यम बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि अप्रभावित रहती है? तरंग का वेग, तरंग की लंबाई, आवृत्ति। इनमें से कोई नहीं, आवृत्ति अप्रभावित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि ऐसी है जिस पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो दाब पर करता है। निम्नलिखित में से किसके संचरण के लिए माध्यम आवश्यकता नहीं है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है। परादीप्त तथा स्फुरदीप्त का अवरक्त किरणें उत्पन्न करती है तापीय प्रवाह पर। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और उत्तल दर्पण का बना प्रतिबिंब उपयोग साइड मिरर के रूप में होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है बाइक में साइड मिरर के रूप में होता है और मोटर बाइक में भी इसका साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, इसीलिए इसको मोटर बाइक के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। अवतल दर्पण का किया जाता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का किया जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोटर गाड़ी के चालक के समान लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त तो गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रकाश की किरणें गमन करती है, सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश तरंग उदाहरण है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई लेवल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी -2 डायऑप्टर होगा। जब कोई बिंब अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। किसी लेंस की क्षमता -1.5 D हो तो उसकी फोकस दूरी होगी -66.6 सेंटीमीटर होगा। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और आवर्धित बनता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है तो उत्तल लेंस होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है? तो रेटिना पर बनता है। और मनुष्य जो है आंख का कौन सा भाग दान करता है? कोर्निया दान करता है। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे होते हैं। अवतल लेंस का बना होता है। जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है काला। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है उसे बैगनी कहते हैं। और श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरती है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल के लिए होता है। और नेक्स्ट जो है, प्रिज्म द्वारा विभिन्न रंगों की विकिरण का विचलन अलग अलग होता है क्योंकि विभिन्न रंगों के प्रकाश कांच में विभिन्न वेग से चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 117 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियां हरी नजर आती है क्योंकि हरे रंग की किरण का परावर्तन होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का महत्तम आवर्धन होता है 26 होता है। ऑप्शन में देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का महत्तम आवर्धन होता है 2, 12, 20, 26 तो 26 होता है। और पार्थिव दूरबीन का उदाहरण है गैलीलियो का दूरबीन। और नेक्स्ट देखेंगे, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं पार्थिव दूरदर्शी। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है, आकाशीय ग्रहों को देखा जाता है।
आवर्धन लेंस के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का किया जाता है। उत्तल लेंस का ही साइड मिरर के रूप में मोटर बाइक में यूज करते हैं दर्पण को। और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है यदि लेंस की फोकस दूरी कम हो। नेक्स्ट 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस के और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोनों पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पणों की मोमबत्ती के किस प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो 3 दिखाई देगा। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होता है, 2 थीटा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। और 2 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितनी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए? तो 1 मीटर का लेना चाहिए। नेक्स्ट 129 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। और नेक्स्ट 132 नंबर देखेंगे। भली भांति काटा गया हीरा चमकीला मालूम होता है क्योंकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि जल से भरे हुए बर्तन में किसी क्षण को आंशिक रूप से डुबोया जाए तो यह डूबने के बिंदु पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है क्योंकि जल की सतह पर अपवर्तन होता है। नेक्स्ट है, एक रेडियो दूरदर्शी उच्च कोणीय विभेदन क्षमता हाई एंगुलर रिजॉल्विंग पावर होती है और पर वलयाकार डिश एरियल होता है। ग्रहों तथा तारों की जानकारी अधिक विस्तार से देता है। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक पराकिरणित होता है। नेक्स्ट अब देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। निम्नलिखित में से किन रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी का होता है। निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश का। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, रोमर ने किया था। और नेक्स्ट है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है आवृत्ति में। और संध्या के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है क्योंकि पृथ्वी के समीप की वायु ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। नेक्स्ट है, एक उत्तल और एक अवतल लेंस को मिलाकर आवरणक संयोजक प्राप्त किया जाता है तब दोनों लेंस की विक्षेपण क्षमता तथा अक्षमता का गुणनफल बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर है, ध्रुवित ग्लास धूप के चश्मे सनग्लासेस में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता चकाचौंध कम कर देते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो सूर्य ग्रहण को एक बार फिर से समझेंगे। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य व पृथ्वी के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है तो इसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होता है। नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। लेजर एक युक्ति है कला संबंध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे हम किरीट या कोरोना कहते हैं। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। तो दांत के डॉक्टर का जो दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का यूज हजामती दर्पण के रूप में भी करते हैं और दांत के डॉक्टर का दर्पण अवतल दर्पण है। और साइड मिरर मोटर बाइक में जो यूज होता है उत्तल दर्पण होता है। यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती है। जब लाल कांच के टुकड़े को अंधेरे में गर्म किया जाए तो उसका रंग दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। 152 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय विस्थापन किस पर निर्भर करता है? तो दो रंगों के विचलन कोण पर निर्भर करता है। और प्राथमिक रंग है वे रंग
जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। और हेलोग्राफी है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक को हेलोग्राफी कहते हैं। किसी आवेशित कण द्वारा उत्सर्जित विकिरण को सेरेनकोव विकिरण कहते हैं, जब कण की चाल उस माध्यम में प्रकाश की चाल से अधिक होती है। और नेक्स्ट अब देखते हैं, दिसंबर 22-23-1999 की रात को चंद्रमा पिछले 133 वर्षों में सबसे अधिक चमकीला दिखाई पड़ा। इसका कारण क्या था? उस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट आ गई और उस दिन चंद्रमा भी पृथ्वी के निकटतम था। नेक्स्ट आप देखेंगे, ताप बढ़ने पर श्यानता गैसों की बढ़ेगी एवं द्रव की घटेगी। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। पृष्ठ तनाव होता है। यदि केश नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की लंबाई आधी रह जाती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ जाता है केशिकत्व के कारण। केल्विन मान में से मानव शरीर का सामान्य ताप है 310 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस में अगर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता है। और साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। एक कमरे में रखी एक वस्तु 90 डिग्री सी से 85 डिग्री सी तक ठंडा होने में 5 मिनट का समय लेती है। उसको 85 डिग्री सी से 80 डिग्री सी तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो 5 मिनट से अधिक का समय लगेगा। और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है तो पारा है। और तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार एवं बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने या प्रविष्ट नहीं होने देती है। और न्यूनतम संभव ताप है तो -273 डिग्री सेल्सियस है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं क्योंकि गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक उसमें प्रसार होता है। और चावल को पकने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर। और माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है? 8,848 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज ठंडा होता है। और नेक्स्ट है, शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट सकते हैं क्योंकि जब जल जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, इसी कारण जो है शिमला में पाइप फट जाता है। और नेक्स्ट है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर एक कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो विकिरण माध्यम से होता है। पारा तापमापी किस ताप तक मापन में प्रयुक्त होते हैं? 252 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट देखेंगे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है तो वाष्प करता है। कोहरे संभव है, ठंडी शुष्क रात में बनता है। और जल का क्वथनांक जो है जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। किसी निश्चित द्रव्य के लिए वाष्पन दर निर्भर करती है द्रव के ताप पर। नेक्स्ट है, यदि जल को 10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सी पर न्यूनतम हो जाएगा। यदि वस्तु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता अपरिवर्तित रहती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय है, गंधक का अम्ल होता है और किलोवाट मात्रक होता है। ऊर्जा का तांबे के एक तार में 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी बिंदु से 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? 6.25 × 10⁻15। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट 187 नंबर है, भारत में एसी मुख्य धारा की आवृत्ति होती है 50 साइकिल प्रति सेकेंड।
फ्रीक्वेंसी की बात हो रहा है यहाँ। भारत में जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पर फिक्स है। यही अमेरिका की बात होगी तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी फिक्स है। दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिए गए हैं। यदि उनके बीच एक कांच की स्लैब रख दी जाए तो उनके बीच कार्य करने वाले बल के परिणाम में कमी हो जाएगी। और 189 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिणत किया जाता है तो दृष्ट किसके द्वारा किया जाता है? दृष्टकारी द्वारा किया जाता है। और ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्न पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? नर्म लोहा, निकेल, तांबा और स्टेनलेस स्टील। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो कोर बनाया जाता है सॉफ्ट आयरन यानी नर्म लोहा से बनाया जाता है। ऊर्जा का क्षय कम होता है, दृष्ट धारा में होता है। और नेक्स्ट जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो जल जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज के अपचयन या उपचयन करने, यानी ट्रांसफार्मर का जो वर्क होता है एसी वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए होता है। यानी एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। और स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को। और नेक्स्ट है, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं? तो चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर है। और नेक्स्ट जो है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षोभित होते हैं। ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पदार्थ है एली निको है। और नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसमें जो है इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। और सी में है, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता है। नेक्स्ट अब देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मुख्य फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए निम्न गलनांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 200 नंबर क्वेश्चन है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्रता और उच्च गलनांक। तो ऑप्शन में जो फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए तो निम्न गलनांक होना चाहिए। और पटाखों में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट का किया जाता है। और गाइगर काउंटर है तो एक युक्ति जिससे अल्फा कणों का संसूचन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें करता है। नाभिक रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम और टंगस्टन जर्कोनियम है। और अल्फा कण 2 इकाई धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। नेक्स्ट है, पेयजल में अल्फा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो प्रस्फुरन गणक से की जाती है। प्रकाश विद्युत सेल प्रयोग नहीं किया जाता है तो वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने में। क्रिस्टल की आंतरिक परमाणुीय संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है एक्स किरणें। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं मिश्रित अर्धचालक से। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? तो गामा किरणें की। और नेक्स्ट जो है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं। और प्रकाश विद्युत प्रवाह सिद्ध करता है कि प्रकाश कणों की बौछार है। नेक्स्ट 213 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह पर वह घटना है जिसमें प्रकाश विद्युत ऊर्जा में परिणत होता है और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकते हैं। तो अल्फा कणों को कैथोड किरणें चलती है सरल रेखा में। निम्न में से कौन कण प्रतिकण युग्म है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। रेडियो तरंगे की चाल और प्रकाश की तरंग की चाल का अनुपात होता है 1 होता है। न्यूट्रॉनो जो है आवेश रहित होता है किंतु इसका द्रव्यमान होता है
अब ऐसे दो तत्व जिनसे इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं समभारिक कहते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा किरणें उत्सर्जन करता है। अल्फा किरणें हीलियम के नाभिक में जब उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी धातु के लक्ष्य द्वारा अचानक रोक दिया जाता है तो विशेष किरणें उत्पन्न होती है। ये कारण है एक्स किरण। और नेक्स्ट है फोटोन है, प्रकाश ऊर्जा का एक पैकेट है। और नेक्स्ट जो देखेंगे नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमोचित होती है, संलयन कहलाती है। और सूर्य में ऊर्जा जनित होती है मुख्यतः हाइड्रोजन के परमाणुओं के संलयन द्वारा। और फोटोन की ऊर्जा का व्यंजन होता है Sc/λ होता है। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है प्लूटोनियम में। और नेक्स्ट है प्रोटॉन परमाणु नाभिक का एक धन आवेशित कण है। नाभिक में दो प्रोटॉनों में मध्य बल होता है तो सदैव शून्य होता है। और नेक्स्ट जो है गामा किरण प्रयुक्त की जाती है कैंसर के इलाज में। और समृद्ध यूरेनियम से तात्पर्य है कि वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता होती है यूरेनियम 235 में। और निम्न में से आइंस्टीन की खोज है प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या एवं आपेक्षिकता का सिद्धांत। और इन्होंने ही E = mc² दिया था। सूर्य से जो लाइट आता है वो पराबैंगिक किरण है। और नेक्स्ट है सितंबर 1999 में जापान के टोक्योमुरा के एक यूरेनियम प्रोसेसिंग संयंत्र में दुर्घटना हुई थी जिसमें 49 व्यक्ति गंभीर रूप से रेडियोधर्मिता से प्रभावित हुए थे। इनका कारण था अत्यधिक यूरेनियम डाल दिया गया था जिससे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संबंध E = mc² को प्रतिपादित किया गया था आइंस्टाइन ने। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट अब जो है केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उसके बाद फिर बायोलॉजी होगा। और हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे बेल आइकन GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।